बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका के चर्चे हैं। कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका से ये साबित हो गया कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हैं। वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म को इस अमरीका के दौरे पर गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाते हैं। फिर एक और मामला है जहां पर अपोजिशन हमें इकट्ठी नज़र आ रही है और वो है चेयरमैन सेनेट का मामला। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमती वफ्द मुलाकातें कर रहा है अपोजिशन की जमातों से कि वो किसी तरीके से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अपनी करारदाद वापस ले लें। आज मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में तो नाकाम रहे, लेकिन बहरहाल पीटीआई के अपने अंदर भी बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये था कि आज इस अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान या दीगर अपोजिशन की जमातों के पास हुकूमत को नहीं जाना चाहिए था। वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश हो रही है, हुकूमत के लोग इनको पैसे ऑफ़र कर रहे हैं और आज अपने लोगों को तलकीन कर रहे थे कि भाई हुकूमत से पैसे ज़रूर ले लो लेकिन वोट जो है वो अपने लोगों को ही करो। लेकिन बात देखने की यह है कि कल जिस अंदाज में जलसे और एहतजाज का प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से, इसमें भी कि अपोजिशन की जमातें साथ शामिल होंगी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के। हुकूमत जो है वो कल यौम तशक्कुर मना रही है। कल क्या हुआ था आपको याद कराएं, 25 जुलाई, और इस दिन पिछले बरस जो है वो आम इंतखाबात हुए थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। दूसरी तरफ यौम स्याह मना रही है अपोजिशन। एक तरफ यौम तशक्कुर है, एक तरफ यौम स्याह है। हुकूमत कहती है कि जिस स्याह कारनामों के बायस इसको यौम स्याह का नाम दिया है अपोजिशन ने। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और भी इससे जुड़ी काफ़ी ख़बरें हैं। जो नैब की तरफ से कुछ और केसेस के अंदर तलबी है, कहीं पर आमदन से ज़ायद असासों का मामला है। हमजा शहबाज शरीफ का साहब के हवाले से चौधरी शुगर मिल्स केस के अंदर हम देख रहे हैं कि मरियम साहिबा को हुसैन और हसन नवाज़ को भी तलब कर लिया गया है नैब की तरफ से। ये तमाम मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं। फिर आज एक और चीज़ भी जो कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सामने आई कि अल अजीज़िया में हम नहीं चाहते कि रीट्रायल हो इस मामले का। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो आज भी हम अपने वज़ीर आज़म मानते हैं, मरियम बीबी कह रही थी कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, साबिक़ वफाकी वज़ीर, और आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, तीनों का बेहद शुक्रिया। भट्टी साहब, आपके तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। कल के दिन पे ज़रा बात कर लेते हैं। पिछले साल इंतखाबात हुए आज के दिन, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का तो बाकायदा प्लान आ गया, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, जलसे और एहतजाज का। तो एक तरफ कल सर यौम तशक्कुर है और एक तरफ यौम स्याह है, आप क्या मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत तो तशक्कुर मना रही है और अपोजिशन यौम स्याह मना रही है। आपने फरमाया कि पिछले साल इलेक्शन हुए नहीं, पिछले साल इलेक्शन करवाए गए थे और अवाम 19-20 करोड़ अवाम यौम महंगाई मना रही है, यौम खुदकशी मना रही है, यौम रसवाई मना रही है, महरूमी सेहत मना रही है, महरूमी तालीम मना रही है, महरूम इंसाफ मना रही है। तो देखें, हुकूमतों के तो चेंज होते रहते हैं। कभी वज़ीर आज़म के नेम प्लेट पे मोहतरम बिलावल उसका नाम आ जाता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, कभी मियाँ नवाज शरीफ का, शाहिद हकान अब्बासी साहब का, या इमरान खान साहब का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए जिस कदर महंगाई हो गई है उसमें उन्हें ना यौम तशक्कुर से कोई वास्ता है ना यौम स्याह से। यौम स्याह मनाने वाले अपने 20 साल इक़्तिदार की स्याहकारियाँ पे तो थोड़ी सी रोशनी डालें, हमें बताएं तो सही। जब आए थे उनके असासे क्या थे और जब आज है असासे क्या हैं। जब आपने पहली दफ़ा मुशर्रफ और ज़ियाउल हक मरहूम, जो एक बड़ा जमहूरी डिक्टेटर था, उसके दौर में 85 में ख़रीदो फ़रोख्त शुरू की, तो उस वक़्त आपके असासे कितने थे और आज कितने हैं? इतना तो इस मासूम आवाम को बता दें, मारे सही। तो इमरान खान साहब ने तो महंगाई का ऐसा तूफ़ान दिया है कि हर आदमी सैलाब में बह गया है और अपने रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को भूल गया, बच्चे बिछड़ गए हैं, माएँ बदल गई हैं, किसी और रास्ते में चला गया है। ये है नया पाकिस्तान।
ठीक, आप कह रहे हैं कि आवाम को कोई सरोकार नहीं है यौम तशक्कुर से और ना ही यौम स्याह से। राना साहब, ये भी सवाल है कि आज जब इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से लोग नाला नज़र आते हैं, भट्टी साहब ने वो फहरिस्त भी गिनवा दी, सेहत के हवाले से, महंगाई के हवाले से बेतहाशा शिकायत हैं, वहीं पर वो कहते हैं कि यौम स्याह मनाने वाले भी जो हुकूमत का मौक़िफ़ आज भी आया, काफ़ी उनके वुज़रा ने दोहराया कि भाई वो भी ज़रा बता दें कि उन्होंने जो स्याह कारनामे किए या उन्होंने अवाम को क्या डिलीवर किया। सो सर, इससे यौम तशक्कुर मनाया जाए, यौम स्याह मनाया जाए, अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या अचीव क्या कर लेगी अवाम, क्या अचीव कर लेगी, या फॉर दैट मैटर सियासी जमातें क्या अचीव कर लेंगी? देखिए सादिया, भट्टी साहब ने जो तवील लिस्ट गिनाई है उनकी नॉन परफॉर्मेंस की, पीटीआई की गवर्नमेंट की और पीटीआई की नाकामियों की, वो आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि जो ये एक साल गुजरा है वो बदतरीन साल है किसी भी हुकूमत का, जो पीछे हुकूमतें रही हैं, चाहे जमहूरी थी या डिक्टेटर रहे हैं। ये मैंने भी भट्टी साहब को शायद पता ही हो, मैं इतने अरसे से असम्बलियों में हूँ, सारी हुकूमतें देखी हैं, 85 की भी देखी है, उसके बाद बेनज़ीर या मियां नवाज शरीफ साहब आते रहे हैं तो परफॉर्म करते रहे हैं। अगर उसका तो पैमाना यही है कि आज किसी आम आदमी से पूछ लें जाके कि आज की हुकूमत अच्छी थी या मियां नवाज शरीफ की, तो वो उसका जवाब देंगे, पैमाना तो अवाम है। तो जहाँ तक इनका तल्लक है, मैं समझता हूँ कि ये जो 25 जुलाई का दिन है ये वाकई यौम स्याह के। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, भट्टी साहब भी उस वक्त देखते होंगे सारे, क्योंकि इनकी नज़र होती है, ये जर्नलिस्ट जो हैं ये बड़े, इनकी नज़र हर चीज़ पे होती है। तो उन्होंने 25 का दिन भी देखा, या उससे पहले जिस तरह मामला चलाए गए, या जिस तरह 2 साल हमारी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए हमारी गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह मामला चलाया गया। राना साहब एहतराम से, राना तनवीर साहब एहतराम से, इसीलिए मैंने कहा इलेक्शन हुए नहीं, इलेक्शन करवाए गए थे। आपने बड़ी बारीक सी बात पकड़ी नहीं, मैं लफ्जों से खेलना मेरी मजबूरी है अदब के साथ। जी जी, तो आपको पता है, मैंने वो सुना है, मैंने इसलिए कहा कि आई थिंक जी मैंने वही आपसे कहा कि आपकी नजर थी, आपने बयान कर दी, सही है। तो मैं समझता हूँ ये वाकई यौम स्याह दो हवालों से हम मना रहे हैं। एक तो जो भट्टी साहब ने तवील फरिस्त या एक लंबी स्टोरी सुनाई है 1 साल की इनकी परफॉर्मेंस की। दूसरा जो 25 जुलाई को जो हुआ था कौम के साथ मजाक, वो उसके सिलसिले में हम मना रहे हैं और बजा तौर पर मना रहे हैं। जहाँ तक भट्टी साहब ने यह कहा कि अपना हिसाब दें, वो मैं समझता हूँ कि हिसाब दे रहे हैं, हिसाब लिया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है वो भी वन साइडेड जो सिलसिला चला है वो चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ बेस्ट ये है, लेकिन आप लोग हिसाब मानते ही नहीं है ना, हिसाब नहीं मानते ना आप, तो इंतकाम मानते हैं। सुन लेना, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इस वक्त समझने की जरूरत है पूरे मीडिया को, और जो भी इस वक्त कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो लोग, एक ख़ास तबका है जो ओपिनियन फार्म करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पास्ट है वो हम भुगत रहे हैं, वो हमें इलेक्शन में जिस तरह भी हुआ निकाल दिया गया या जो भी हुआ है। अब गवर्नमेंट है, हम अगर करंट इशू पे जाएंगे, करंट जो पॉलिसीज है उनकी बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। एक तो आरिफ हमीद भट्टी साहब का जो पहला जुमला था कि भाई आज के दिन पिछले साल इलेक्शन हुए नहीं थे, करवाए गए थे, वो बुनियाद है एक तो अपोजिशन के पास यौम स्याह के तौर पे इसको मनाने की, और फिर दूसरा रीज़न जो उन्होंने कहा कि वो तो आपकी मईशत के हवाले से जो अभी तक की कारकर्दगी है और जो मसाइल आवाम के लिए खड़े कर दिए, इसलिए हम यौम स्याह मना रहे हैं। मैं थैंक यू सादिया। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है सादिया कि मैं आरिफ भट्टी साहब को के बारे में क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या शेड्यूल्ड नहीं थे इलेक्शन, और क्या इलेक्शन वक्त से पहले करा दिए गए? क्या कहना चाह रहे थे? मुझे तो अभी तक बात इसलिए नहीं समझ आई कि इलेक्शन तो होने ही होने थे, ये तो वक्त आ गया था इलेक्शन का। आपका क्या ख्याल है कि वक्त से पहले तो नहीं हुए? इलेक्शन हुए अकॉर्डिंग टू टाइम, और जितना वक्त था उसी के मुताबिक, और जो पिछली हुकूमत उसको पूरा मौका मिला, किसी ने उससे भी मना नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, अगर नवाज शरीफ साहब जेल में गए और अगर हटा दिए गए
तो उनकी अपनी हुकूमत ही थी जिसके अंदर वो निकाल दिए गए और फिर उनकी जगह खाकान अब्बासी साहब आए। और फिर जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही, उन्हीं की हुकूमत ने फिर ऑर्गेनाइज की इलेक्शन, हुकूमत में थे। अगर इनका ख्याल है कि करवाया गया है तो क्या पिछली हुकूमत से करवाया गया है? क्योंकि हमारी तो हुकूमत नहीं थी। जब हमारी हुकूमत होगी अगली इस 5 साल के बाद और हम करवाएंगे तो फिर बात होगी ना। आपका क्या ये कहना चाह रहे थे कि पिछली हुकूमत ने करवाए और क्या गलत करवाए? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। इलेक्शन कमिशन वाज मेड बाय द प्रीवियस बारे में उनसे पूछ लेंगे, लेकिन कारकर्दगी का जवाब आप प्लीज दे दीजिए। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात पे ये कहते हैं, मुझे ये बताइए, ये बात तो ज़रा यकीन करने भी किसी भी आम आदमी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि अचानक हमने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जिसकी वजह से एकदम पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए। पाकिस्तान के हालात तो पहले ख़राब हो चुके थे। मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ, राना तनवीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर अपना मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, और इनको भी ये भी मैं इस बात से खुश हूँ कोई गलत बयानी वो भी नहीं करते। आपको ये तो पता है ना कि जाते वक्त पंजाब हुकूमत ने ही कोई तकरीबन 100 अरब के डिसऑनर्ड चेक तो छोड़ गए थे हमारे लिए। ये तो खबर है ना इनको इस बात की। यानी जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया गया था और जो लाइबिलिटीज़ छोड़ के गए हैं, जिस सेहत की बात कर रहे हैं आरिफ भट्टी साहब, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो खाक मट्टी हम हालात बेहतर करते, पुराने कर्जे चुकाते, पुरानी ईंटें संभालते या कुछ और हालात अपने बेहतर करते। खुदा करके अब वी हैव ट्राइड कि इंशाल्लाह इस मरतबा डेवलपमेंट बजट के मुताबिक, उसके बावजूद, इस मुश्किल हालात के बावजूद 10 इजला के अंदर हमने आके अपने कार्ड बांटे ताकि गरीब आदमी जो इस वक्त पिस रहा है, जिसके बारे में कोई शक नहीं है, हम क्यों इनकार करें इस बात से कि मुश्किल वक्त से सारे पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि अस्पतालों के अंदर भी सहूलत दी जाए और ये जो कार्ड है वो सेहत कार्ड भी दिया जाए। अब मैं सिर्फ ये बात जरूर कहना चाहूँगी, देखिए यौम इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जहाँ तक ताल्लुक है ऑपोजिशन का, इनके लिए तो यौम स्याह इसीलिए मना रहे हैं, वजह यह कि सारे तो इनके जो माशाल्लाह लीडरान हैं वो इस वक्त केसों में फंसे हुए हैं, तो यौम स्याह नहीं मनाना इन बेचारों ने। ओके राना साहब, मुझे ये बताएं कि एक तरफ सियासी मामला एक और है जिसमें अब आप लोग जो हैं वो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राइट तो बनता है आपका, अददी बरतरी भी हासिल है, लेकिन हुकूमत के लोग जो हैं वो पैसे दे रहे हैं, ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मामला है? अब तो उन्होंने देखें बाकायदा सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से राब्ते शुरू कर दिए हैं। वफ्द गया है मौलाना साहब के पास, अब वो कह रहे हैं हम नून से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे। देखिए सादिया, पहले तो भट्टी साहब की जो इन्होंने बात की है, मैं पहले तो आपने बात की जो इलेक्शनों की होगी सारी, लेकिन इस वक्त वाकई यकीन करें ये नहीं कि PMLN का मैं हूँ और डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, ये बड़ी मोहतरम है, लेकिन मैं नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट कमज़ोरियाँ नहीं होंगी, लेकिन बैड गवर्नेंस वाकई जिसको मैं डिस्कस कर, और लो लेवल पे जितनी करप्शन है, मैं ऑनेस्ट टू गॉड कहता हूँ कि मैंने देखा है, सारा सिलसिला चलता भी रहा है, लेकिन अब तो वाकई जो कह रहे हैं इन्होंने मेरे दिल की आवाज़ की, जो इस वक्त हम बात करें तो वो एंगुलर हो जाती है, वो बायस्ड हो जाती है। तो अब भट्टी साहब ने जो बात किया वो तो यही रहा है, मजाक बना हुआ है। मैं खैर उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, ये भुगतेंगे सारी बातें इंशाल्लाह ताला। ये PTI वाले जब भी कोई ये जो चीज़ें पक रही हैं ये जल्दी सामने आने वाली हैं। तो बाकी रही आपने सैनेट की बात की है, देखें कोई भी अगर वही बात है ना, ये डेमोक्रेटिक कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटर क्या वो कह सकते हैं आप, डेमोक्रेसी के आड़ में एक बदतरीन आमरीत है इस वक्त। आप मुझे बताएं, जो इस तरह बंदे आते हैं, इस तरह काम करते हैं कि एक सेनेट है, छोटा सा हाउस है, 104 वहाँ मेंबर हैं, उनके 67 एक तरफ बैठे हुए हैं। आप भाई किस तरह बात कर रहे हैं? अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, आप एक चीज़ हुई कहते हैं छांगा मांगा फलानी चीज़, भाई एक बात हुई जिसको दफन कर दिया गया, एक चीज़ें इंप्रूव होती गई बेहतरी की तरफ हम बढ़े, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने कहा कि एक दूसरे को नहीं गिराएंगे,
कोई उस तरफ दूसरी तरफ रुख नहीं करेगा जिसका जिक्र इनविजिबल जो छुप छुपा के हम बात करते हैं, उधर कोई रुख नहीं करेगा, किसी की कोई साजिश नहीं करेगा, कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। ये चीज़ें बेहतर डेमोक्रेसी ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश हो रहे थे ये इदारे। अब इन्होंने जो काम किया है, जो 2018 के इलेक्शन में, अब सेनेट का इलेक्शन है, जिस तरह सादिक संजरानी को बनाया गया वो भी आपके सामने है। जिस तरह उस वक्त सारे मामला चले, मेरा हाल सब दुनिया के सामने है, मीडिया को बहुत ज्यादा पता है। फिर अब जो इलेक्शन अब 67 है, असूली तौर पे तो चाहिए था अगर मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, कोई एथिक्स, कोई नॉर्म्स हैं, तो सादिक संजरानी साहब एक साइड पे हो जाते, और जो मेजॉरिटी है उनका हक है। ये बात नहीं है कि सादिक संजरानी शरीफ आदमी है या फलां, बात तो ये है कि एक मेजॉरिटी है, उसका हक है कि वो अपने उस हाउस में जिसकी मेजॉरिटी है वो अपना वहाँ चेयरमैन बना लें। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज जा रही, आप मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंच गए, अब सिंबॉलिक भी हो गया ना, अब आप लोगों ने भी अपनी वो सियासी ताकत का मुजाहरा करना है इस मामले के अंदर, एक वो चीज भी आ गई है और हक भी है, और आईनी तरीके से भी हटा रहे हैं। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि जी 67 हैं तो कैसे इनको यकीन है? बात नहीं सादिया, बात समझने की कोशिश करें कि एक मेजॉरिटी है एक हाउस में, क्या अगर वो चाहती है कि हमारा चेयरमैन हो, तो इसमें क्या सियासी ताकत का मुजाहरा है? ये तो एक बात है कि असूली की एक मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी वाले चाहते हैं कि ये चेयरमैन हमारा हो जाए। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें अब मसला वो पीपल्स पार्टी वाला भी तो आ गया ना, कि जिन लोगों ने मदी संजरानी साहब, उनकी मदद के बगैर तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे ना, लेकिन अब उनके लिए भी ऑपोजिशन, सही वाली ऑपोजिशन करना, कि जिसमें वो कहते हैं पीएमएलएन को भी लेके चलें और अब हम हटा के दिखाएंगे संजरानी साहब को। सो ऑब्वियसली वो शो ऑफ स्ट्रेंथ भी करना चाह रहे हैं। अददी अक्सरियत तो है, नो डाउट, उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। अगर उसके बावजूद पीटीआई क्लेम कर रही है तो सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि फिर कैसे कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे या क्या करेंगे। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से इस हवाले से जवाब लेंगे कि क्या वजह है कि आज बिलावल साहब को यह कहना पड़ा कि हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश हो रही है, और ये भी अपने सेनेटर्स को उन्होंने तजवीज दी कि ले लें, पैसे हुकूमत से ले लें लेकिन वोट हमें ही दें। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आज बिलावल साहब ने यह दावा किया है कि हुकूमत उनके सेनेटर्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आपका एक वफ्द जो है वो मौलाना साहब से भी मिला है, वो कहते हैं दीगर अपोजिशन जमातों से भी मिलेंगे। इस तरीका कार पे तो किसी को हर्ज है नहीं कि अगर आप वाकई अपोजिशन को कन्विंस कर लेते हैं कि वो करारदाद वापस ले लें। लेकिन जो राना साहब ने बात की, जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के रहनुमा बात करते नजर आते हैं कि 67 नंबर हमारे पास है 104 के हाउस में, तो फिर कैसे यकीन से आप लोग कह देते हैं कि भाई संजरानी साहब इस ओहदे पर रहेंगे? सादिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारी बतौर हुकूमत कोशिश यही करेंगे कि संजरानी साहब रहें। अगर हम हॉर्स ट्रेडिंग में काम कर रहे होते तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को तो हम ना मिलने जाते, और ना हम ये बात करते कि हम बाकी जितनी दीगर अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी मिलेंगे। हमें मिलना चाहिए, सबको कहना चाहिए कि भाई अगर आप डिस्टर्बेंस इस वक्त की क्रिएट करेंगे, संजरानी साहब जब आए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और हमने क्यों सपोर्ट किया था। बलूचिस्तान जो है वो एक ऐसा सूबा था जिसमें हम सोचते थे कि दे आर द वंस हु ऑलवेज फील कि हमें पीछे रखा जाता है। अगर वहाँ का एक बंदा आया, और मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस वाइज संजरानी साहब के परफॉर्मेंस को कैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनकी जगह भी वो बलूचिस्तान से लाना चाह रहे हैं हासिल बिजिंजो को। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन मकसद ये है कि एक बंदा बैठा हुआ है, गलत परफॉर्म करता, ना काम ठीक करता, आप ज़रूर तब्दील करते। एक नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमारा हक है भाई इलेक्शन, अगर वो चाहते हैं वो ही शुड बी वोटेड आउट, तो हमारा भी हक है कि हम भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि भाई आप ना उनको वोट आउट होने दें। इसमें तो कोई गलत काम नहीं है। एक बात जो आरिफ भट्टी साहब ने कही है, मैं ज़रूर उसका जवाब देना चाहूँगी कि भट्टी साहब के साथ मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि जो एहतसाब है वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि ओनली द ऑपोजिशन शुड बी सिंगल्ड आउट। और मैं ये बता दूँ भट्टी साहब कि किसी तरीके से जब ये एहतसाब का अमल शुरू होता है तो हमारे अपने भी लोग आपके सामने ही हैं ना। अगर क्या कहते हैं, तरीन साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं
और इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस वक्त सत्तैन खान साहब जो हैं उनको भी ही इज़ ऑल्सो विद नैब, उसके बाद अलीम खान के साथ भी केस, तो किसी को रोका तो नहीं है। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ और मुझे पता है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक जर्नलिस्ट हैं। हम तो चाहते हैं कि हालात बेहतर से बेहतर होने चाहिए। करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगी, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। और मेरा ख्याल है कि जिस हर मुहिब्बे पाकिस्तानी को ये इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि हमने कोशिश करनी है कि करप्शन इस मुल्क से ख़त्म हो। ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी, इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं आ सकती। आप अगर तारीख़ देख लें दुनिया की, तो तारीख़ में आप देखेंगे कि वही मुल्क आगे तरक्की किए जिन्होंने सबसे पहले करप्शन ख़त्म की है। और हमारे तो इस तरह हालात ख़राब हो चुके हैं करप्शन के कि लोगों के रगों में बैठी हुई है। लोग इसको गलत नहीं समझते। लोग समझते हैं कि कुछ इधर पैसे दे देने, कुछ इधर पैसे, में कोई गलती नहीं है। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। एक एक्सेप्टेड चीज हो गई। ब्राइब देना, यानी किसी को ब्राइब देना और ब्राइब लेना इक्वल गुनाहगार होते हैं। लेकिन जो ब्राइब देने वाला है वो समझता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो इसका ये मतलब है कि हमारा तो फैब्रिक, मॉरल फैब्रिक जो है वो भी करप्ट हो चुका है। और इसके बारे में हम सब जिम्मेवार हैं। और हमें, मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो हमें मिलजुल के एक बात पे तैयार कर लेंगे, करप्शन जरूर खत्म हो, चाहे ये रूलिंग पार्टी की करप्शन हो या इस वक्त अपोजिशन। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक एक्सेप्टेड नॉर्म जो है वो सोसाइटी के अंदर ही बन के रह गया है। इसमें कोई मायूब इसको नहीं समझी जाती है इस चीज को। लेकिन भट्टी साहब, ये वापस इसी मामले पे आते हैं। आपको क्या लग रहा है संजरानी साहब जो हैं इस ओहदे पर बरकरार रह पाएंगे, जो हुकूमत के काफी लोग क्लेम कर रहे हैं? और वो ये नहीं कह रहे कि हम खरीद रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग तो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऑपोजिशन के लोग फिर भी संजरानी साहब को वो कहते हैं कि वोट करेंगे क्योंकि वो जमीर की आवाज सुन रहे हैं। कहता है, जो देखता हूं बोलने का आदी हूं, मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। बलोचिस्तान की सादिया हुकूमत कैसे चेंज हुई, अगर आपको कुछ मेमोरी में रिवाइंड चीजें करें। चेयरमैन सेनेट कैसे बने, अगर आप कुछ रिवाइंड चीजें करें तो आपको बहुत सारी चीजें पिक्चर क्लियर आ जाएगी। दर हकीकत इन्होंने आज़ादी सहाफ़त को जो गालिया बनाया है ना, मैंने तो 28 साल में कभी नहीं देखा। हाँ, मेरा ख्याल है अपोजिशन का 100% राइट है, अगर आईनी तरीके से वो उनको चेंज करना चाहते हैं तो करे। लेकिन इतना ही, इससे ज़्यादा हुकूमत का हक है कि वो उसको बचाने के लिए जो मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं करे। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ठीक कहा है कि वोट बेशक नोट पैसे उनसे लो तो वोट हमें दो। जरदारी साहब होते हैं, वो कहते हैं पहले नोट हमें दो, वोट बेशक उन्हें दो। जरदारी साहब का तो सियासत ही ये रही है, आए हो तो की ले आए हो, चले हो तो की लेके चले हो। वो नुकसान नहीं करते कभी पैसे में। मैं ये मानता ही नहीं कि वो कभी अपना पैसे का नुकसान करे। हाँ, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में कुछ, पाकिस्तान में एनआरओ हो रहा है, इससे कोई माने ना माने। आने वाले दिनों में बिलावल ने कल जो हो रहा है, कौमी सतह पर अभी भी एनआरओ हो रहा है इमरान बेचारे से कौन एनआरओ मांग रहा है? सर, वजीर आजम कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। आप बड़ा इंकशाफ करें कि अभी भी एनआरओ हो रहा है। ओके, और कौन किसके साथ एनआरओ कर रहा है? मोहतरम, वो किसको बार बार कह रहे हैं? तो वजीर आजम इमरान हाँ क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट है। मैं आज भी कह रहा हूँ उन्हें इतनी हिम्मत करनी चाहिए ना, बताएं कौन एनआरओ मांग रहा है। यार, एक वजीर आजम हो के भी आप सच नहीं बोल सकते। सच कितनी सच्चाई है इसमें, रब खुश हो जाता है। अच्छा, चलें ये बता दें कौन किसके साथ एनआरओ कर रहा है? अब इनको, ओ भाई, एनआरओ जो करता है वही करता है, और बेचारा कोई क्या करता है, क्या छोड़ दे। वरना मैं बता देता हूँ कि कौन कौन नहीं है, इसको भी छोड़ दे। अब पीपल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा। अच्छा, चलें करने वाले को छोड़ दें, वो किसके साथ रहा है, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, ये बता दें। अब पहले बहुत ज्यादा नून लीग के मामला तय हो चुके थे। हसैन और हसन साहब पैसों पे नहीं माने, मेरी बहन मरियम साहब जिद कर गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब अपनी वालदा मोहतरमा के घर गए, जो मेरी भी वालदा के बराबर है। अब पीपल्स पार्टी के साथ अचानक मुराद अली शाह की गिरफ्तारी अल्तवा में चले गई। आप थोड़ा सा देखें ना, जब जेआईटी बनी थी जरदारी की, तो कितनी तेजी से कायम अली शाह पकड़ा जा रहा है, जरदारी पकड़ा जा रहा है, 25-30 नाम आ गए थे। तो इस मुल्क में एहतसाब भी बड़ा जबरदस्त होता है जो पिया मन भाए, वो ये नहीं होता जो हकायक पर मुबनी हो।
तो मैं एक आखिरी अर्ज करने लगा हूँ, जो पाकिस्तान में चंद लोग पॉलिटिशियनों का एहतराम करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है यास्मीन राशिद साहबा, अगर ये ना होती तो आज मैंने फट पड़ना था कुछ बातों में, क्योंकि इनका एहतराम अदब, ये मुझे डांट ना दे, थप्पड़ ना मार दें, मैं इसलिए काफ़ी चुप हूँ। लेकिन एहतसाब अल्लाह का वास्ता ये ना कहें कि मेरिट पे चल रहा है, ये ना कहें, बाकी ठीक है। इमरान खान चले बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये जो आज जो कर रही है, आपने आज ये जो इंकशाफ किया है ना कि एनआरओ तो उधर हो रहा था राना साहब आपकी जमात के साथ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जिद कर गए, अड़ गए, पैसे ना देने की बात सामने आ गई, तो आपने रुख जो है ना उस परवेज रशीद जैसे मरवा गए, परवेज रशीद जैसे लोग मरवा गए इनको। ओहो, अच्छा, चले राना साहब यो कमेंट। देखें, भट्टी साहब की इंफॉर्मेशन पता नहीं मुझे, हमें तो यही पता है कि मियां साहब एक असूली स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने, और उस पर वो सर आज जैसे आपने सारी भट्टी साहब की बातों से यकीन उस इत्तफाक किया है ना, यकीन आपको आया, तो इस खबर पे यकीन कर लें फिर उनकी। सादिया सिर्फ 30 सेकंड। मेरी बात राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब मेरा मुनासिब समझे। अच्छा राना साहब, खुदा को हाजिर नाज़र जना के बता दे कि शहबाज शरीफ ने 90% एनआरओ किया था कि नहीं किया। चलो आज मुझे भी शर्मिंदगी हो कि मैं यार टीवी पे झूठ बोलूं, मुझे भी रात को नींद ना आए, मेरा ज़मीर मलामत करे। आपने अपने ज़मीर के मुताबिक अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहते मैं विड्रा कर जाऊंगा। अगर मैं बात करूंगा तो शायद इनको वाकई मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि शहबाज साहब की जो सोच है या अप्रोच है इशूज़ को, वो मुख्तलिफ है मियाँ साहब से, और मैं भी इस चीज़ का आदमी हूँ कि जो अदारे हैं और सारी चीज़ें हैं, हमें सबको मिलजुल के आगे पाकिस्तान को लेके जाना है, और ये चीज़ें चलती रही हैं हमारी। सब शायद भट्टी साहब को पता हो, कुछ चीज़ें उस वक्त जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब ये सिलसिले शुरू हुए, उस वक्त भी ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम राना साहब आपने भी एक मशवरा दिया था जब आपकी हुकूमत थी। राना साहब आपने भी नवाज शरीफ को एक मशवरा दिया था, याद कर लें, मुझे ना कहलाएं प्लीज, आप वजादार आदमी हैं। आपने भी एक मशवरा दिया था, लेकिन आपकी बात नहीं मानी उन्होंने। मेरी बात सुन लें, यही मैं बात कर रहा हूँ, मैं अकेले में आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये कहना कि शहबाज साहब ने एनआरओ, शहबाज साहब की सोच सबके सामने है, उसको ये कहना कि वो एनआरओ है, मेरे इल्म में फर्क है, लेकिन आप कहते हैं दोनों की अप्रोच जो है टुवर्ड्स दीज मैटर्स, वो फर्क है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, बट आई हैव टू थैंक राना तनवीर साहब हियर, यास्मीन राशिद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर, और उनसे हम वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के हवाले से बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं। आज रात को मुख्तलिफ रिएक्शंस जो हैं वो उनके विजिट के हवाले से आ रहे हैं। कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म ने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होने का तासुर दिया, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिला रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन करिए सेगमेंट के लिए शेरी रहमान साहिबा, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और अमरीका में पाकिस्तान की सफीर भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, प्रोग्राम में हमें आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ जिस अंदाज में शाह महमूद कुरैशी साहब का ये बयान आया कि एक नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं, एक नई नौयत का ताल्लुक बनाना चाहते हैं, सो आप कैसे इस नए रिश्ते को या इसकी नौयत को इंटरप्रेट करेंगी? और माजी में अगर मैं आपसे जान सकूं कि वो क्या खामियां आपको लगा कि रही हैं पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के अंदर जो अब रिपीट नहीं होनी चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता कुछ का फर्रों में आ रहा है सुनने में कि कभी भी आफिया सिद्दीकी का ट्रेड हो रहा है अफरीदी के साथ। मतलब ये सारी बातें जो हैं ये किसी जामे तरीके से की नहीं गई हैं, और अगर कुछ आप इस तरह के ट्रेड्स कर रहे हैं
और अगर आगे पेशरफ्त करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कौन नहीं सपोर्ट करेगा। ये बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका और पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जो भी आपके माजी हो, जो भी आपकी रंजिशें हों, इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप अपने हालात और ताल्लुकात बाहमी बेहतर करें और बजाय कि किसी कैंप में आपको धकेल दिया जाए, आप सारी कुव्वतों से अच्छे ताल्लुकात रखें। कुछ आपके बेहतर दोस्त होंगे, कुछ कम बेहतर दोस्त होंगे। चीन आपका बेहतरीन दोस्त है, उसको भी आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका के कहने पर, और बड़े सगीर में भी ऐसे ही है। तो मैं समझती हूँ कि जो अब आगे इसके खदो खाल हैं, जो पहले तो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता था, मुझे नहीं पता कि स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है, और फिर कश्मीर पे भी बहुत बड़ा कुछ अभाम और कन्फ्यूजन रहा है, और हिंदुस्तान की सरकार ने आधी रात को कहा कि नहीं, हमसे ऐसी कोई सालसी की बात नहीं हुई, ना हम इस पर मुत्तफिक हैं। तो बात हुई थी अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से, और उम्मीद है कि पाकिस्तान को बाद में किसी अमन का जो ये नहीं इस्टेब्लिश कर सकेंगे। अच्छा, इसमें जो आपने अभी कश्मीर का किया है, ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी। गो के वहां तरदीद हो गई हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन अमेरिका से अभी भी यही मौकफ आ रहा है। आज भी उनके एक मुशीर ने कहा कि अमेरिकी सदर ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात के गिर्द तारीख देखें तो कश्मीर के हवाले से ये बड़ा वाजे एक और चीज हमारे सामने आई कि इस अंदाज में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई है। कश्मीर के मसले को आपको कैसे लग रहा है कि कितनी जान पड़ी है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बार फिर से? देखिए, ये कश्मीर इशू जो है, हर हुकूमत ने जब मुश्किल हालात हुए हैं ख़ास तौर पे सालसी पर डिपेंड किया है, और अमेरिका ने पसे पर्दा ये बहुत ही एक्सट्रीम वक्त आने पर हमेशा हर क्राइसिस में अपना ज़रूरी किरदार एक अदा किया है, क्योंकि वो एक सुपर पावर हैं और उनको आलमी अमन में अमल दखल होता है। और इस वक्त हिंदुस्तान के वो बहुत करीबी और देरपा अपने आप को इत्तेहादी कहते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में कश्मीर के हवाले से जो एक सख्त नासूर बना हुआ है किसी भी इस्तेहकाम के हवाले से, उस पर कोई नज़र डालें और अमेरिका हिंदुस्तान पर अपना असर वसूक और दबाव डाले, क्योंकि उसके बगैर तो न्यू दिल्ली और जो मोदी सरकार है वो तो बिल्कुल कायल नहीं है बात करने के। और कौन ने आपको खरी खरी सुना दी, आपको क्या ट्रंप वाइट हाउस को खरी खरी सुना दी कि हमने ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं की, बल्कि उन्होंने ट्रंप को वाज़े तौर पर झूठा करार दे दिया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उनको बज़ाहिर तौर पर मुगालता हुआ है। मैंने ट्रंप की देखी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात देखी, वो उन्होंने हवा से हम में से तो नहीं की होगी, तो कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ है। और ये अब जो है जिसे कहते हैं ये फॉल्ट लाइंस का ये एक कुर्बानी का बकरा बन चुका है। इसमें उन्होंने कश्मीर को कुर्बान कर दिया है। हिंदुस्तान की हमेशा से ये रीत और रिवायत रही है, और ना मुझे नज़र आता है कि वो सालसी पर अग्री करें अनलेस अमेरिका बहादुर उन पर कोई वाज़े किस्म का दबाव करे या उनके इकोनॉमिक या ट्रेड। अमेरिका पाकिस्तान हमेशा एक अफगानिस्तान के लेंस से, अफगानिस्तान के प्रिज्म से देखता है। वन साइडेड तस्वीर जो है वही उनके सामने होती है। लेकिन अभी जो एलामिया आया है उससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान ने अफगान अमल में एक पायदार किरदार अदा किया है। क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका को ये बावर कराने में पाकिस्तान कितना कामयाब हुआ है कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में पीस चाहिए या कामयाबी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ताउन से ही मशरूत है? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ताउन से मशरूत है और रही भी है। पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है, ख़ास तौर से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिनका डायरेक्ट राब्ता रहा है तालिबान से और एक रिश्ता रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ, हमें उम्मीद है कि ये वाज़े कर दिया होगा कि हमारे असर वसूक का एक हद है और हमें ना जामिन बनाया जाए ना ज़िम्मेदार बनाया जाए। अफ़गानिस्तान की जो हालात हैं उसमें इस्तेहकाम या अमन लाने के लिए पाकिस्तान
बज़ाते खुद मुस्तकिल मुतहर्रिक रहेगा और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर रखने के लिए और वहाँ तशद्दुद या अस्करी कोई भी एक्टिविटी कम करने के लिए आमादा करने की कोशिश करेगा और काबुल में जो हुकूमत है उनसे बात करने की कोशिश भी जारी रहेगी, डायरेक्ट जो तालिबान को करनी चाहिए अगर वो नेक्स्ट फेज़ में जाना चाहते हैं। जो ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं खासे मुस्बत उसका रिस्पांस आया है, लेकिन अभी तक तालिबान आमादा नहीं और ये पाकिस्तान की अकेले जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसमें बहुत जो सुपर पावर वहाँ 20 साल रहा है उसको भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, ना कि वो इलेक्शन साल में वहाँ से एग्जिट कर जाएं और एक वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ हलकों ने तो ये तनकीद की कि देखें कमर्शियल फ्लाइट में चले गए, प्रोटोकॉल सही नहीं मिला, खातिर खा इंतजामात नहीं थे या जो लोग उनको रिसीव करने के लिए आने चाहिए थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद खसूसी तौर पे इस पूरे दौरे के मुकम्मल होने के बाद आज रात वज़ीर आज़म मुल्क वापस पहुंच भी रहे हैं। आप कितनी कामयाबी समझती हैं कि पाकिस्तान को मिली? आप मेरा ट्विटर फीड चेक कर लीजिए और शोज़ चेक कर लीजिए, मैंने तो बिल्कुल इज्तनाब किया है प्रोटोकॉल और रिसेप्शन पर कोई कमेंट करने से। जब किसी ने कहा कि ये तो वो हो उनको बस में बिठा दिया, मैंने कहा थर्ड लेवल विजिट होता है, सब ऐसे ही रिसीव किए जाते हैं। उन्होंने एक वो जो पैसेंजर कैरियर होता है वो उसको डेडिकेट किया था। हम कोई पीटीआई के ट्रोल नहीं है कि जी हर चीज़ पे तनकीद ज़बरदस्ती तनकीद करेंगे। जो सच है वो सच है, इसमें आपको ग्रेस दिखानी चाहिए। और ये कोई छोटी बात है कि आपने उस तरह हमें गाड़ी में नहीं बिठाया, वो किसी को गाड़ी में नहीं बिठाते सिवाय जिसकी जो स्टेट विजिट हो, उसकी एक बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल होती है। आप बिल्कुल तस्लीम करूंगी कि ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि उनको बैंक्वेट मिले और उनको उनका सारा वहाँ एक रिसेप्शन हो और ब्लेयर हाउस में रहें और बैंक्वेट मिले। ब्लेयर हाउस में तो रहते हैं लेकिन उनको एक ऑफिशियल बैंक्वेट मिलता है अपने स्पाउसेस के साथ और उसकी अपनी एक अलग साख होती है और अलग हैसियत होती है। लेकिन इन हालात में वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगी, जबकि वो खासी वहाँ गाली गलोच कर आए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अफसोस से मैं कहूँगी किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान पीटीआई जो अभी तक उनका ट्विटर हैंडल है उसी से अपने दस्तबरदार हुए हैं और उसी से उन्होंने फेथफुलनेस या अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने आगे किसी को मरूज़े खातिर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने बाकी पाकिस्तान को एम्बैरस किया कि वहाँ जाके उन्होंने अपने अंदरून मुल्क में जो उछाड़ पिछाड़ हुई है उसकी बात की। और आपने असल में कम्युनिटी से जब आप बात करते हैं तो आप पॉलिटिक्स तो कर रहे होते हैं लेकिन आप एक सतह पे रखते हैं। हर प्राइम मिनिस्टर जो जाता है ये करता है। कभी इस तरह की बात नहीं हुई कि पाकिस्तान डिवाइडेड रहेगा या तकसीम का हम उसे तकसीम रखेंगे और जाहिर है फिर आप तकसीम रखेंगे और वहाँ से अनाउंस करेंगे कि मैं किस किस को जेल में डालूंगा और किसका खाना रोकूंगा और किसका पानी बंद करूंगा या टीवी बंद करूंगा। तो फिर मैसेज तो आप ये दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान को अपनी इंतकामी सियासत का, आधे पाकिस्तान को और आधे पार्लियामान को इंतकामी सियासत का निशाना बनाना चाहते हैं। और आप अपने इक़्तिदार के इतने नशे में कि आप भूल गए कि आपको पार्लियामान को इवेंचुअली साथ लेना पड़ेगा, जो अमेरिका भी उनसे कहता है, और पार्लियामान की कुव्वत को आप भूल गए और आप कहते हैं कि जी नहीं पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहेगा। तो आपकी जो असल काम होता है वो इन्वेस्टमेंट लाना होता है। जो पाकिस्तान में इक्तिसादी बुहरानी कैफियत इस वक्त है वो तो आपने फिर नहीं किया। और मैं तो पूछती रही कि ईरान गैस पाइपलाइन के पर आपने अससना लिया जिस तरह चाबहार का हुआ है, पाकिस्तान के गैस के बिल कौन देगा, लोग कहाँ से देंगे अगस्त के बाद इतनी सही। आपको लगता है कि कमर तोड़ जो बातें नहीं करनी चाहिए थी? आप कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान को गो के PMLN ने सिलेक्टेड कहा और पता नहीं मरियम बीबी ने भी क्या कुछ ट्वीट किया, लेकिन एक मैच्योर रिस्पांस जो है वो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आया। आई वुड लाइक टू नो योर कमेंट्स ऑन हिज ट्वीट, जहां पे उन्होंने ये कहा कि इस मामले पर जो कौमी मुफादात की चीजें हैं उस पर हुकूमत की हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। जी वो तो हमारे लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं या पाकिस्तान के बका का सवाल होता है इंटरनेशनली या ग्लोबली,
तो इसमें आपने बालाकोट के भी उसमें देखा था, हमने बगैर गैर मशरूत सपोर्ट दिया था और अभी भी देंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा कि हम पीटीआई ट्रोल्स हमसे जो गाली गलोच ब्रिगेड है उनका कभी सबक सीखें, वो नहीं सीखेंगे। वो हर चीज़ को घुमा फिरा के अपनी लो लेवल सियासत पे ले आते हैं। हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। शायद इससे इनकी रेटिंग्स बढ़ती है तो अल्लाह उनको उनकी रेटिंग्स हाफिज करे, बख्शे। हमें इसकी इस तरह की सियासत नहीं करनी। जहां पाकिस्तान का मफाद है वसीतर, उसमें उसके लिए अब हम तामीरी तनकीद भी करेंगे और गैर मशरूत सपोर्ट भी करेंगे। ये हर चीज को तनकीद का निशाना बनाना। Senator Sherry Rahman साहिबा, very much for joining us tonight. That's all for tonight, viewers. I'll see you tomorrow, inshallah. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।